दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का एमपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति शास्त्र इन विषयों का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। आगे आपका लेखा शास्त्र रह जाता है, व्यवसाय अध्ययन है, भूगोल है, तो उन सभी विषयों का भी मैं आगे आपको कवर करा दूंगा। तो जो एमपी बोर्ड ने ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है, इसको दोस्तों आपको जरूर सॉल्व करके रखना है, क्योंकि इससे और आपको स्वयं सॉल्व करना है और समझने का प्रयास करना है। इससे ये आपको फायदा होगा कि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। ओके, किस किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहा है ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले एमपी बोर्ड 2-3 साल पहले स्पष्ट ब्लूप्रिंट जारी करता था, जिससे पता चल जाता कि इस अध्याय से 2 नंबर कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के लॉन्ग टाइप आएंगे कि नहीं आएंगे, शॉर्ट टाइप आएंगे कि नहीं आएंगे, वो सब क्लियर हो जाता था। लेकिन अब एमपी बोर्ड इतना स्पष्ट ब्लूप्रिंट जारी नहीं करता है, बस बता देता है पहले चैप्टर से 10 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा। अब 2 नंबर के आएंगे या 4 नंबर का आएंगे, कुछ क्लियर नहीं रहता है। तो कैसे पता चलेगा? तो मॉडल पेपर की सहायता से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। 100% नहीं, लेकिन आप क्या 90% आपको ब्लूप्रिंट पूरा क्लियर हो जाएगा किस अध्याय से लॉन्ग टाइप बन रहा है, किस अध्याय से शॉर्ट टाइप बन रहा है। ओके, बाकी आपको अलग से मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो का कंप्लीट देख लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो आपकी क्या है कंप्लीट मॉडल पेपर की तैयारी हो जाएगी और सभी क्वेश्चन आपके क्या तैयार हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मॉडल पेपर जरूर तैयार करना है। तो सभी प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक पहले से लेकर आपका अंतिम जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30 में है, सभी प्रश्नों का मैं आपको उत्तर बताने वाला हूं और अथवा सहित हम प्रश्नों को क्या कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में पहला है, एक वस्तु एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। एक वस्तु से एक निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता का योग क्या कहलाता है? हमारा कुल उपयोगिता कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कुल लागत कहलाता है। नेक्स्ट है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है अधिमांग की स्थिति होती है। बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो हमें प्राप्त होगा साधन लागत पर जीडीपी। नेक्स्ट है, मान लीजिए नगद कोष अनुपात CRR 20% है, तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितने रुपए नगद कोष में रखना होता है? तो कितना रखना पड़ेगा? अगर 20% नगद कोष अनुपात है तो हो जाएगा इसका 20 रुपए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एमपीसी का मान होता है, तो एमपीसी का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं विकल्प। आगे देख लेते हैं। अब आ जाएंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति में पहला है, अवसर लागत को लागत भी कहते हैं, तो अवसर लागत को क्या कहते हैं? अवसर लागत को वैकल्पिक लागत कहते हैं। तो जाए अवसर लागत को वैकल्पिक लागत। नेक्स्ट है, क्षितिजीय मांग वक्र के समस्त बिंदुओं पर मांग की लोच होती है, तो कैसी होती है? अनंत होती है। वह नियम जो काल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। तो जो अल्पकाल में लागू होता है तो उसे हो जाएगा अल्पकाल। काल तो लिखा है, तो अल्पकाल में लागू होता है उसे परिवर्ती अनुपातों का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का उपयोग डेड वस्तुओं कहलाती हैं, तो हमारी ये मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, आय में प्रति इकाई परिवर्तन की फलस्वरूप में परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर बचत में परिवर्तन है। नेक्स्ट, किसी देश के कुल राजस्व वह हमें दिया हुआ है करोड़ है और कुछ राजस्व प्राप्तियां इतने करोड़ है, तो राजस्व घाटा करोड़ों में आपको निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है? तो हमें निकालना है यहाँ राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा निकालने के लिए हमें क्या करना है? कुल राजस्व व्यय में से हमें कुल राजस्व प्राप्तियां घटा देना है। यानी 8 लाख करोड़ में से हमें क्या है 6,50,000 करोड़ घटा देना है। हमारा निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा आपका 1,50,000 करोड़। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है सत्य। चाय तथा कॉफी एक दूसरे के लिए स्थापन्न वस्तुएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर हमें चाय नहीं मिली तो उसके स्थान पर क्या हम क्या है कॉफी का उपयोग कर सकते हैं। तो चाय और कॉफी क्या स्थापन्न वस्तुएं हैं।
और इसके साथ ही पूरक वस्तु निश्चित तैयार करके रखिएगा। स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु से संबंधित क्वेश्चन आपका आना 100% फिक्स ही रहता है, तो तैयार करके रखना है स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु। ओके, पूरक वस्तु क्या है? जो एक वस्तु दूसरी वस्तु के पर निर्भर हो, जैसे बैट बॉल का संबंध, कार और पेट्रोल का संबंध, ये सब किस में आ जाएगा? आपका पूरक वस्तु में। सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। लागत वक्र क्या होती है? यू आकार के होते हैं। क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट रहता है, लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं? एक पूर्ण स्पर्धी बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। औसत उपभोग प्रवृत्ति APC बराबर होता है S/Y, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य होगा। नेक्स्ट, मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPS 0.8 है, तब सरकारी व्यय गुणक कितना होगा? तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। किसी वर्ष भारत का निर्यात $150 मिलियन तथा आयात $240 मिलियन डाला है, तो व्यापार संतुलन $390 मिलियन होगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्योंकि तो यहाँ क्या कर दिया गया है? निर्यात प्लस आयात कर दिया गया है, तो व्यापार संतुलन ये नहीं होता। व्यापार संतुलन निकालने के लिए हमें क्या करना है? व्यापार संतुलन का फॉर्मूला हो जाएगा निर्यात माइनस आयात, यानी 150 माइनस आपका हो जाएगा 240, तो यानी -90 आना चाहिए आपको। -90 मिलियन होगा व्यापार संतुलन। यहाँ आपकी 390 बता रही, इसलिए आपका सत्य हो रहा होगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारी जोड़ियाँ। जोड़ियाँ है उपयोगिता। उपयोगिता क्या हो जाएगी? उपयोगिता का राइट आंसर हो जाएगा आपका आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। सीमांत उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन। फिर सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद यह हो जाएगा फॉर्मूला आपका। फिर महामंदी वर्ष, तो महामंदी वर्ष है आपका 1929। जॉन मेडार्ड किन्स का जन्म, तो ये हो जाएगा आपका 1883 में। मुद्रा की पूर्ति, तो मुद्रा की पूर्ति नकदी एवं बैंक जमा। और कुल सा प्राप्ति, कुल सा प्राप्ति हो जाएगा PQ। ओके, P × Q, ये हो जाएगा 7 में। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है बजट सेट किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है, पूरा टाइप करके यहाँ सॉल्यूशन तैयार किया गया है इस तरीके से। ओके, तो अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो आप जाइएगा। ओके, आपका जो कॉमर्स बैच है या आपका आर्ट बैच है, उसमें आपको इकोनॉमिक्स के कोर्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर में सॉल्यूशन में मिल जाएगा PDF। बाकी अलग से आप क्या है देखना चाहते हैं PDF, तो भी आप ले सकते हैं। आपको क्या है प्ले स्टोर से वगैरह सारी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ई-बुक को आपका ऑप्शन होगा, ई-बुक के सेक्शन में जाकर आपको है हर विषय का वहाँ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कंप्लीट यहाँ सॉल्यूशन तैयार किया गया है। तो अभी हमारे देखना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बजट सेट किसे कहते हैं, तो बजट सेट उसे कहते हैं जिसमें उपभोक्ता अपनी आय और वस्तुओं की कीमतों के आधार पर जिन वस्तुओं का संयोजनों को खरीद सकता है वे सभी क्या है सम्मिलित होती हैं। शॉर्ट में बताना है इसे आपको। क्या तो बजट सेट क्या होता है कि जो उपभोक्ता की जितनी भी आय है उस उतनी आय में उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर अनेक अलग अलग वस्तु की कीमतें के अलग अलग होंगी, उनमें कितने सेट बन सकते हैं। ओके, वो सेट कितने वस्तुओं का संयोजन बन सकता है, उन्हें खरीद सकता है, वे सभी क्या है सम्मिलित होती है बजट सेट के अंतर्गत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति की लोच का सूत्र लिखिए। तो पूर्ति के लोच का सूत्र दिया हुआ है मूल्य परिवर्तन प्रतिशत बटे हो जाएगा पूर्ति में परिवर्तन प्रतिशत। बाजार संतुलन का केवल चित्र आपको बनाना, तो इस प्रकार से आपका यहाँ चित्र रहने वाला है। डायग्राम की बात करें तो इस टाइप का आपका डायग्राम रहेगा, बाकी बाजार संतुलन आपको परफेक्ट तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट है किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP हमें दिया हुआ है 5 लाख करोड़ और उस मूल्यह्रास दिया हुआ है 50,000 करोड़, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP हमें ज्ञात करना है। तो कैसे निकाला जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में से मूल्यह्रास को हमें घटा देना पड़ता है। तुम्हारा कितना निकल के आएगा, तो ये हमने घटा दिया है। तो 5 लाख करोड़ में से हमें क्या 50,000 करोड़ घटा देना है, तुम्हारा 4,50,000 करोड़ आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। तो भारत के केंद्रीय बैंक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है और अवमूल्यन किसे कहते हैं। तो औसत बचत प्रवृत्ति क्या है, औसत बचत प्रवृत्ति APS आय का वह भाग है जो बचत के रूप में किया जाता है, और फॉर्मूला दिया हुआ APS बराबर होता है S/Y। अभी हमसे ऑब्जेक्ट में पूछा भी गया था। अवमूल्यन किसे कहते हैं, तो अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन वह स्थिति है जब सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या घटा दिया जाता है। तो अवमूल्यन में क्या होता है, अवमूल्यन में क्या होता है, जो विदेशी मुद्रा होती है
उसकी कीमत बढ़ रही है। और हमारे जो घरेलू मुद्रा होती है, जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, हमारे देश की मुद्रा है रुपया, तो उसकी मूल्य घटता है। जैसे बात करें तो हम आज से 6-7 महीने पहले या साल भर पहले कि 72-73 रुपए, $1 की कीमत कितनी थी, 72-73 रुपए। लेकिन आज के समय बात करें तो आज के समय में क्या है, 80 रुपए तक हो गई है $1 की कीमत। इससे क्या हुआ है कि हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा जो रुपया है वो घट रहा है, रुपया की वैल्यू क्या घट रही है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे क्रम से क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नांक 6वां है हमारा, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं। देखिए उपयोगिता का विश्लेषण दो प्रकार से होता है, एक क्रमवाचक, क्योंकि मतलब इसे मानने वाले जो अर्थशास्त्री हैं दो प्रकार के, गणनावाचक और कुछ मानते हैं क्रमवाचक उपयोगिता को। तो इसमें गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कैसे कहते हैं, अथवा क्वेश्चन है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कैसे कहते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे गणनावाचक उपयोगिता बनता है उससे क्रमवाचक उपयोगिता ही बनता होगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही टॉपिक रहते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो गणनावाचक उपयोगिता का विश्लेषण, देखिए मैं आंसर उसी हिसाब से बताऊंगा जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। मतलब आंसर मैंने ऐसे तैयार किया है ताकि आप समझ भी सके कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस लैंग्वेज का प्रयोग करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना आपको बताना, 3 नंबर किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से बताया गया है। ओके, तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है, वह विश्लेषण जिसमें उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसे संख्यात्मक रूप जैसे 1, 2, 3 या यूटिलिटीज में व्यक्त किया जाता है। देखिए गणनावाचक, गणना यानी गिनती, गणना यानी गिनती, यानी इसमें कहा जाता है कि इसे उपयोगिता के विश्लेषण में कहा जाता है कि उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और कैसे मापेंगे, गिनती गिन के माप सकते हैं कि इसमें दो, इसकी उपयोगिता कितनी है, इसकी कहा दिया हमने दो यूटिल्स है। जैसे वजन को हम किस में नापते हैं, किलो में नापते हैं, इसी प्रकार से जो उपयोगिता को यूटिल्स दिया गया है। आपका मात्रक होता है, जैसे जो लिक्विड वाली होती है, दूध हो गया, ओके, तो इसमें हम किससे, लीटर से नापते हैं। जो वजन होता है उसे हम भार से नापते हैं, ओके, किलोग्राम से नापते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ उपयोगिता के लिए यूटिल्स इकाई यूज की जाती है। तो 1 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स, ये उपयोगिता को क्या है, हम मापा जा सकता है। तो ये कहलाता है गणनावाचक। इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को गिनकर माप सकता है और अधिक उपयोगिता देने वाली वस्तु को प्राथमिकता देता है। ओके, यानी हर वस्तु की उपयोगिता कितनी है उसको क्या दे सकता है, माप सकता है कि इसकी 2 यूटिलाइज है, इसकी 3 यूटिलाइज है और इसकी 10 यूटिलाइज है, उसके अनुसार उसको क्रम में जमा सकता है। तो ये हो जाएगी गणनावाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता में क्या होता है, क्रमवाचक, देखिए क्रम, इसमें क्या क्रम का निर्धारण होता है, नाम में पूरा राज छुपा हुआ है। तो वह विश्लेषण जिसमें उपयोगिता को मापा नहीं जाता है बल्कि वस्तुओं की उपभोक्ता की पसंद की क्रम में रखा जाता है। यानी इसमें कहा जाता है, क्रमवाचक उपयोगिता में कहा जाता है, उपयोगिता के विश्लेषण की क्रमवाचक सिद्धांत में क्या कहा जाता है कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते हैं, उपयोगिता का केवल हम पसंद के आधार पर क्रम निर्धारण कर सकते हैं। 3 चीजें यहाँ रखी हुई हैं, जैसे चाय, कॉफी है और दूध है। किसी को दूध सबसे ज्यादा अच्छा लगता है तो दूध पहले रखे जाएगा, मुझे दूध ज्यादा पसंद है, तो पसंद के आधार पर हम पसंद के आधार पर क्रम जमा लेंगे तो वही हमारे कहलाएगा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ओके, तो सबके अपने अपने हिसाब से क्रम हो सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता केवल यह बताता है कौन सी वस्तु अधिक, कम और समान संतुष्टि देने वाली है, न कि उसकी मात्रा। ओके, यानी उसकी पसंद के अनुसार उसे यहाँ निर्धारण होता है। आगे नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, हासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है, पैमाने के प्रतिफलों का नियम क्या है। तो देखिए हासमान सीमांत उत्पाद का नियम, तो जब अन्य सभी उत्पाद कारक स्थिर रहते हैं, किसी एक परिवर्तनशील कारक की मात्रा लगातार बढ़ाई जाए, तो जब अन्य सभी उत्पाद कारक स्थिर रहते हैं, अगर अन्य सभी कारक स्थिर है तो किसी एक परिवर्तनशील कारक की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है तो एक निश्चित स्तर के बाद यह सीमांत उत्पाद घटने लगता है। यानी सीधे बताया जा रहा है, ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, पर्वताकार, एक समय बढ़ता जाएगा, एक ऐसा बिंदु आएगा जहां से ठीक है जो सीमांत है, वो सीमांत उत्पाद है वो क्या घटने लगेगा, तो वो बता जाए। अर्थात अतिरिक्त इकाई पहले से तुलना में क्या कम उत्पादन बढ़ाती है। पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है, तो पैमाने का प्रतिफल का नियम दिया हुआ है। तो पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि जब किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाए तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पैमाने के प्रतिफल हम क्या माप रहे हैं कि कोई वस्तु उत्पादित हो रही है, ओके, उसकी उत्पादित हो रही है, तो अब उत्पादित के लिए उसके साधन चाहिए, कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए, तो जो साधनों को हम बढ़ा रहे हैं, तो उत्पादन में क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारा है पैमाने का प्रतिफल। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों साधन क्या परिवर्तनशील होते हैं, दीर्घकाल में कुल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पैमाने के प्रतिफल के नियम के उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ ही एक ही अनुपात में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसमें संयोजन के अनुपात में कोई अंतर नहीं रहता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं।
पैमाने के बढ़ते प्रतिफल होता है, पैमाने के घटते प्रतिफल होता है और पैमाने के समान प्रतिफल होता है। नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की 2 विशेषताएं लिखिए और लाभ अधिग्रहण की 2 शर्तें लिखी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। लाभ अधिग्रहण की शर्त अभी आया था 2025 में आया था, उससे पहले 24 में भी आया, 30 में भी, मतलब 2-3 साल लगातार देखने को मिला है क्वेश्चन। लाभ अधिग्रहण की शर्तें, पूर्ण स्पर्धी बाजार की विशेषताएं भी देखने को मिली और सिंपल ये क्वेश्चन रहते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की क्या विशेषता है कि इसमें क्रेता विक्रेता की संख्या क्या बहुत बड़ी है। ओके, क्रेता भी बहुत ज्यादा, विक्रेता भी बहुत ज्यादा। बाजार में इतने अधिक खरीदार और विक्रेता होते हैं कि कोई एक व्यक्ति या फर्म बाजार की आपूर्ति या मांग को बदलकर कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए सभी फर्मों को बाजार द्वारा निर्धारित कीमत को शायद स्वीकार करना पड़ता है। फिर एक रूप उत्पाद, सभी विक्रेता एक ही समान का उत्पाद बेचते हैं जो आकार, गुणवत्ता, रंग आदि में क्या समान होते हैं। इस कारण खरीदार किसी एक विक्रेता के बजाय किसी अन्य विक्रेता से खरीदने को प्राथमिकता नहीं दिखाते हैं, जिससे वस्तु एक दूसरे के पूर्ण क्या प्रतिस्थापन होती है। नेक्स्ट हमारा लाभ अधिग्रहण की शर्तें दी हुई है। तो लाभ अधिग्रहण की यहाँ शर्तें दी है, पॉइंट बाय पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका, और यहाँ का आपका रहने वाला तीसरा पॉइंट मिक्स हो गया है। पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट रहने वाला, 3 पॉइंटों में दी हुई है लाभ अधिग्रहण की शर्तें। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां है, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं और निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। देख लेते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत यानी अधिकतम फिक्स की गई हुई कीमत, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा, अधिकतम सीमा को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सिंपल है, निर्धारित कौन करेगा? कीमत सरकार करेगी। तो किसी भी वस्तु की हम जब अधिकतम जो सीमा है, अधिकतम की कोई वस्तु का मूल्य इतना ही हो सकता है। एमआरपी का मतलब क्या है? ओके, एमआरपी का मतलब ही होता है कि किसी वस्तु का एमआरपी डले 40 रुपए, यानी वह वस्तु 40 रुपए से ज्यादा कहीं नहीं बेची जा सकती। एमआरपी इसलिए डाली जाती है ओके, कि एमआरपी से कम तो मूल्य बेचे जा सकता है। बहुत जगह आपने देखा, बहुत सारे सामान में एमआरपी 40 रुपए है, लेकिन वो क्या पूरे बाजार में 30 रुपए की बिक रही है, 25 रुपए की बिक रही है। ओके, बहुत सारी कीमत वस्तु है कि उसी एमआरपी में बिक रही है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि एमआरपी से ज्यादा कोई चीज में बेची जा सके। ओके, तो एमआरपी से ज्यादा चीजें नहीं बेची जा सकती। तो ये जो एमआरपी क्या है, वो एक प्रकार से उच्चतम निर्धारित कीमत ही है। ओके, तो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि की उच्चतम कीमत का निर्धारित किया जाता है। निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है? तो इसी को अपोजिट आपको कर देना है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित तो न्यूनतम सीमा, कीमत तल या निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। सरकार द्वारा कोई वस्तु की जो कम से कम, कोई वस्तु इतने कम से कम इतना तो बेची ही जाएगी, वो क्या कहलाएगी? निम्नतम निर्धारित कीमत। इसके अंतर्गत उदाहरण क्या है? कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम, न्यूनतम मजदूरी विधान, ये सब आते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक है, और अथवा में क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो। दोनों कंडीशन का यहाँ आंसर दिया हुआ है। यदि बाजार प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से अधिक होता है तो बाजार में अधिक आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, जिससे अधिक आपूर्ति कहते हैं, जिसे अधिक आपूर्ति कहते हैं। इस स्थिति में विक्रेता मूल्य घटाने लगते हैं। विक्रेता जो बेचने वाले होते हैं मूल्य घटाने लगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादातर खरीदे लोग, परिणाम स्वरूप मूल्य घटकर पुनः संतुलन कीमत पर क्या आ जाता है। अब क्या क्वेश्चन है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य कीमत से कम हो? प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो। तो यदि बाजार में प्रचलित मूल्य क्या है? संतुलन कीमत से कम हो, यानी जो रेट चल रहा है बाजार में उससे, कोई वस्तु का रेट जो फिक्स है उससे कम, अगर कोई जैसे मान लीजिए 5 रुपए का है, ओके, अगर मान लीजिए वो 3 रुपए का अचानक से बिकने लगे, ओके, तो इससे क्या होगा? जो प्रचलित मूल्य है, प्रचलित मूल्य क्या है? मान लीजिए बिस्किट का 5 रुपए, उससे कम मूल्य पर इससे 3 रुपए में बिकने लगे, तो क्या होगा? बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगा, यानी बाजार में मांग इतनी बढ़ जाएगी कि जितना कंपनी ने स्टॉक नहीं बनाया है वो क्या है, उससे ज्यादा उसकी डिमांड आने लगेगी। ओके, तो आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे अधिक मांग, अधिमांग यानी शॉर्टेज कहते हैं, यानी उस वस्तु की क्या है, बाजार में कमी होने लगेगी। ओके, मांगने वाले 10 लोग हैं और मिल कितनी रही? 2 या 3 मिल रही है। इस प्रकार से इस स्थिति में उपभोक्ता के बीच क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिससे मूल्य बढ़कर पुनः संतुलन कीमत पर पहुंच जाता है। इससे क्या होगा? लोग क्या होंगे, जैसे हमारे पास 2 बिस्कुट रखी हुई हैं और खरीदने वाले कितने आ गए? 20 लोग आ गए। ओके, वो कहेगा हमें दे दो, हमें दे दो। इसमें हम क्या करेंगे? हमें तो 2 है तो हम उसकी कीमत बढ़ा के बेचेंगे। ओके, तो 3 का चल रहा है भली, लेकिन हम उसको क्या है, उसी रेट में बेचने लगेंगे। इससे क्या होगा कि जो कीमत कम हुई है वो अपने आप क्या, अपने संतुलन कीमत पर आ जाएगी। ओके, 3 रुपए से जो कि तो क्या 5 रुपए में आ जाएगी। तो ये होता है, तो पुनः संतुलन कीमत पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट है,
11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को आय विधि से कैसे मापा जाता है। देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। तो व्यय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय को अर्थव्यवस्था में किए गए कुल अंतिम व्ययों को जोड़कर मापा जाता है। इसमें शामिल होता है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होता है, उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और प्लस इसके साथ निर्यात माइनस आय, ये सब क्या है सम्मिलित रहता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल अंतिम खर्च ही राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय को आय विधि से कैसे मापा जाता है। तो आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी कारकों आयों के योग के मापा जाता है। इसमें शामिल होता है मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये सब शामिल होता है। अर्थात उत्पादन में लगे सभी कारकों को प्राप्त कुल आय ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन हमारा, प्रभावी मांग किसे कहते हैं और समग्र मांग किसे कहते हैं। तो प्रभावी मांग और समग्र मांग के बारे में दिया है। प्रभावी मांग वह मांग है जिसमें मांग करने की इच्छा के साथ साथ क्रय करने की क्षमता भी हो। प्रभावी मांग यानी मांग तो रही है लेकिन वो प्रभावी है। प्रभावी का मतलब उसकी खरीदने की इच्छा भी है और साथ साथ उसके साथ पैसे भी है, वो कहलाएगी प्रभावी मांग। अर्थात जब किसी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा और भुगतान करने की सामर्थ्य दोनों मौजूद होता है तो उसे हम क्या है, प्रभावी मांग कहते हैं। समग्र मांग क्या है, समग्र मांग वह कुल मांग है जो किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है। समग्र मांग में यही सब आपका उपभोग व्यय आएगा, निवेश व्यय और सरकारी व्यय प्लस निर्यात माइनस आयात रहेगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13वां, प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं और यथार्थ निवेश किसे कहते हैं। तो पहले देख ले प्रत्याशित निवेश। तो प्रत्याशित निवेश क्या होता है। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिसे उद्यमी भविष्य में होने वाली मांग और लाभ की अपेक्षा के आधार पर करने की योजना बनाते। प्रत्याशित निवेश यानी हम अगर भविष्य में होने वाली मांग, अगर हमें लगता है किसी वस्तु की मांग क्या है, जैसे मकर संक्रांति की हम बात करें, अभी मकर संक्रांति आने वाला है तो उसके पतंग बेचते हैं। तो अगर हमें पता है कि भैया जो जनवरी का समय होगा और लास्ट दिसंबर का समय होगा, उस समय क्या है पतंगे बहुत ज़्यादा बिकेंगी। तो अगर हम क्या कर लेते हैं उसको, उस समय क्या है अगर पतंगे आप लेने भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको महंगी मिलेगी। अगर हम इससे पहले 2-3-4 महीने पहले ही पतंग और जो माजा वगैरह खरीद के रख लेते हैं तो क्या होगा, अगर पहले से हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हमें ये उड़ाना उस समय, तो पतंग हमें बेचने के लिए किसी को लेना है तो पहले से ले ले 3-4 महीने पहले, अगर अगस्त के समय ले ले तो सब कम रेट में मिल जाएगा। तो बता यार प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जिसे उद्यमी भविष्य में होने वाली मांग और लाभ की अपेक्षा के आधार पर क्या करने की योजना बनाता है। अर्थात यह निवेश पूर्व योजना के अनुसार किया जाता है, इसमें आकस्मिक परिवर्तन शामिल नहीं होते हैं। अब यथार्थ निवेश क्या है। यथार्थ निवेश वह निवेश है जो वास्तव में किसी निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। अर्थात यह प्रत्याशित निवेश और अनपेक्षित भंडार परिवर्तन के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाता है कंप्लीट। आगे नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा किस संबंध बताइए और सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में संबंध बताइए। देख लेते हैं। तो पहले आपको राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताना है। तो राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का क्या एक भाग है। अर्थात यदि राजस्व घाटा बढ़ता है तो राजकोषीय घाटा भी क्या है बढ़ता है। ओके, एक दूसरे के क्या होते हैं समान चलते हैं। अगर राजस्व घाटा बढ़ा तो राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि राजस्व घाटा क्या है राजकोषीय घाटा का एक हिस्सा ही है। इस फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का से सीधे प्रभावित होता है। राजस्व घाटे वृद्धि होने से राजकोषीय घाटा भी क्या बढ़ता है। तो सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में संबंध। तो सरकारी घाटे की पूर्ति ऋण ग्रहण द्वारा की जाती है। अगर सरकार को घाटा लग जाता है तो उसकी वो पूर्ति कैसे करेगी, उसको ऋण लेकर कर्जा लेकर उसकी पूर्ति करेगी। जब सरकार की आय उसके व्यय से कम होती है तो वह घाटे को पूरा करने के लिए क्या ऋण लेती है। तो घाटे में वृद्धि से सरकारी ऋण ग्रहण में बढ़ता है। अगर घाटे बढ़ता जा रहा है सरकार को तो सरकार उसकी पूर्ति कैसे करी, ऋण लेकर करेगी। यानी घाटा बढ़ते जाएगा, घाटे में वृद्धि होगी तो सरकारी ऋण ग्रहण भी बढ़ता जाएगा। जितना अधिक सरकारी घाटा होगा उतना ही अधिक है सरकार को ऋण लेना पड़ेगा। इस प्रकार सरकारी घाटा सरकारी ऋण ग्रहण को सीधे प्रभावित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व व्यय किसे कहते हैं, अथवा में क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। तो राजस्व व्यय क्या है, वह खर्चा जो सरकार की समान गतिविधियों और सेवाओं को चलाने के लिए किया जाता है और जो सीधे
किसी संपत्ति में वृद्धि नहीं करता है वो आपका राजस्व व्यय कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो पेंशन, जैसे वेतन मिलती है, पेंशन है, सब्सिडी है, सरकारी प्रशासनिक खर्चे हैं, ये सभी किस में आएंगे? राजस्व व्यय में आएंगे। पूंजीगत व्यय क्या है? राजस्व व्यय में सरकार को ऐसे फायदा नहीं होता है, तो जैसे किसी को पेंशन दे रही, सब्सिडी दे रही है, सरकारी प्रशासनिक खर्चे हो रहे, तो इससे डायरेक्ट सीधे तौर पर इससे संपत्ति की वृद्धि नहीं हो रही, सरकारी संपत्ति वृद्धि नहीं हो रही। अब पूंजीगत व्यय में बात करें तो वह खर्च जो सरकारी संपत्ति है यह आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यानी सरकारी जो आधारभूत संरचनाएं हैं और भविष्य में लाभ या आय पैदा भी करती हैं, जैसे सड़क हो गया, स्कूल हो गया, जैसे सड़क बन जाएंगी, सड़कों से क्या है? टोल टैक्स मिल जाएगा सरकार को, अस्पताल बनेंगे, औद्योगिक परियोजनाएं एवं खर्चे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें सरकार को कुछ ना कुछ तो क्या है? लाभ प्राप्त होता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 2 नंबर के साथ जितने भी अभी हम क्वेश्चन देखे सब 2 नंबर वाले थे। 15वें नंबर क्वेश्चन तक 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न 6 में से लेकर प्रश्न 15वें तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 2 नंबर वाले आएंगे। प्रश्न 16वें, 17वें, 18वें, 19वें ये हमारे 3 नंबर के, 20वें, 21वें, 22वें, 23 नंबर ये क्वेश्चन हो गए वो 4 नंबर के रहते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के, 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आते हैं। अब हमारे प्रश्न 16 से क्वेश्चन जो है वो हमारे 3 नंबर के स्टार्ट होते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। अथवा क्वेश्चन है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो इसमें अधिकतम है वो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है अपने जो कोर्स में दिए हुए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट मैंने बताया, उसमें सब ये क्वेश्चन क्या है कवर किए गए हैं ऑलरेडी। तो अगर आपने पहले से तैयार किए होंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। हमें क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो अर्थशास्त्र का क्या है? छोटे अंश का, ये छोटे हिस्से का क्या अध्ययन करता है। समष्टि यानी होता है संपूर्ण, व्यष्टि यानी होता है सूक्ष्म, समष्टि यानी होता है संपूर्ण। ओके, तो और समष्टि यानी होता है संपूर्ण। इसमें क्या है? संपूर्ण अर्थशास्त्र, किसी भी एक हिस्से का पूरा क्या अध्ययन किया जाता है। यहाँ क्या है? मिस्टेक हो गई, व्यष्टि अर्थशास्त्र और हो जाएगा आपका ये सब एक साइड हो गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हिस्सा लिखना था वो सूक्ष्म वाला यहाँ लिखे हुआ और समष्टि में लिखना था व्यापक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि शास्त्र में अंतर है, थोड़ा लाइन क्या अशुद्धि हो गई है। तो देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या एक छोटे अंश का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पाद आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ समष्टि में क्या संपूर्णता, संपूर्ण किसी भी टॉपिक के संपूर्ण, कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल राष्ट्रीय आय, कुल उत्पाद, इन सब का अध्ययन किया जा रहा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है। समष्टि अर्थशास्त्र में का आधार योग करने की क्रिया है। योग को टुकड़े में यानी योग तो करना है लेकिन छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन करके, जबकि समष्टि में कुल योग किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना होता है। ये हो जाता है व्यष्टि और समष्टि शास्त्र में अंतर। नेक्स्ट अथवा हमसे पूछा जा रहा है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। तो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार या केंद्रीय सत्ता उस अर्थव्यवस्था के बीच महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की योजना बनाती है। बाजार अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व बाधित होता है। किसमें? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था में इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। इसमें उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था इसमें जो भी उत्पादन किया जाएगा समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन किया जाएगा वो लाभ कमाने के उद्देश्य, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है, सरकारी स्वामित्व होगा। अब वैसे भी हमने यहाँ लाइन पढ़ चुके हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। और समाज कल्याण कोई नॉर्मल निजी व्यक्ति जो कंपनी खोल रहा है वो तो बहुत मुश्किल है, कौन करेगा? सरकारी स्वामित्व होता है, इसलिए यानी सरकार करेगी। सामाजिक कल्याण की बात हो रही तो सरकारी स्वामित्व में होता है। अब लाभ कमाना उद्देश्य है तो इसमें क्या है? जो उत्पादन कारक पर किसका स्वामित्व होगा? निजी स्वामित्व होता है। क्लियर है? तो ये हो जाता है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। 7वां क्वेश्चन है समान वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमारे समान वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जिनकी मांग क्या है? उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और आय घटने पर घटती है। मतलब ऐसी वे सभी वस्तुएं कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती जा रही है तो उनकी मांग बढ़ती जाएगी, अगर उपभोक्ता की आय घट रही है तो उनकी मांग भी घटती जाएगी। उदाहरण के लिए कपड़े, दूध, जूते हो गए, दूध हो गया, ये सब क्या समान वस्तुएं कहलाती हैं। अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह अधिक कपड़े और जूते क्या खरीदेगा, आय नहीं है तो वो क्या मैनेज करने का प्रयास करेगा। पूरक वस्तुएं क्या है? ऑब्जेक्ट के समय मैंने आपको बताया था कि स्थापन वस्तु में पूरक वस्तु क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर बनता है और ऑब्जेक्ट तो फिक्स ही रहता है, एक नए क्वेश्चन आना। ओके,
तो पूरक वस्तु क्या होती है, एक वस्तु दूसरी पर वस्तु के ऊपर निर्भर होती है। तो वे वस्तु जिनका उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर किया जाता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की क्या मांग घटने लगती है। ये संबंध होता है। पूरक वस्तु में क्या होता है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की कीमत की दूसरी वस्तु की जो मांग हो जाती है वो घट जाती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल और कार का जो संबंध हो गया, जैसे पेट्रोल महंगा हो जाए तो लोग क्या कार चलाने को क्या कम कर देंगे, तो कार की मांग भी क्या घटने लगेगी इस प्रकार से। नेक्स्ट देख लेते हैं 58वां क्वेश्चन है, स्टॉक तथा प्रवाह की व्याख्या 3 बिंदुओं पर कीजिए। तो स्टॉक और प्रवाह को आपको समझाना 3 पॉइंटों के बेस पर। तो पहले हमने क्या है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो स्टॉक की क्या है, क्या कहलाता है, किसी विशेष समय पर किसी वस्तु या संपत्ति की मापी गई कुल मात्रा हमारी स्टॉक कहलाएगी। प्रवाह क्या है, किसी निश्चित अवधि में होने वाली गतिविधि या मात्रा प्रवाह कहलाएगी। समय के आधार पर हम देखें दोनों की बात करते हैं तो स्टॉक क्या है, समय बिंदु पर मापा जाता है, जैसे 31 मार्च को बैंक में जमा धन। प्रवाह समय अवधि में मापा जाता है, जैसे 1 वर्ष में हुई बचत। उदाहरण की बात करें, किसी समय पर बेरोजगारों की संख्या, तो ये अगर हम माप रहे हैं तो स्टॉक कहलाएगा। और प्रवाह 1 वर्ष में हुए जन्म दर या निवेश, तो ये हमारा स्टॉक कहलाएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा, नियोजित तथा अनियोजित माल सूची संचय की व्याख्या 3 बिंदुओं पर कीजिए। तो नियोजित अनियोजित माल सूची संचय की व्याख्या आप देख लेते हैं। तो नियोजित माल सूची क्या है, संचय क्या है, वह माल सूची जो उद्यमी को योजना के अनुसार बनाई गई हो। योजना के अनुसार नाम ही नियोजित यानी योजना के साथ तैयार की गई है। तो यानी माल सूची को जो उद्यमी योजना के साथ तैयार कर रहा है तो नियोजित माल सूची संचय। अनियोजित माल सूची संचय वह माल सूची जो बिक्री में कमी या अधिक उत्पादन के कारण अपने आप बनी हो, यानी उद्यमी की योजना के विपरीत हो। उद्यमी ने ये डिसाइड नहीं किया लेकिन अपने आप वो क्या तैयार हो रही है, अनियोजित माल सूची संचय। ठीक है, कारण की बात करें ओके, तो नियोजित में क्या होता है, उत्पादन और बिक्री की योजना के अनुसार। हम नियोजित माल सूची संचय कब बनाते हैं, अगर हमारा क्या है बिक्री, इस उत्पादन और बिक्री किस प्रकार से है उसको निश्चित करने के लिए। अनियोजित में क्या होता है, मांग और आपूर्ति में अंतर या बिक्री कम होने पर अनियोजित वाला तैयार हो जाता है। उदाहरण की बात करें तो कारखानों में तय मात्रा के अनुसार माल स्टॉक, ये हमारा नियोजित है। कारखानों जो मात्रा फिक्स रहती है इतना माल बनाना हमें, तो नियोजित है। अनियोजित बिक्री ना होने पर बची हुई वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ये डिसाइड तो किया नहीं था। ओके, अगर हमने फिक्स तो कर लिया, सोच लिया कि भाई इतना बिक्री हो जाएगा तो ना माल तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो बिक्री नहीं हुई, माल बच गया, तो क्या हमारा जो लिस्ट तैयार होगी वो हमारे अनियोजित में जाएगी। जो हमने डिसाइड नहीं किया है वो अनियोजित में जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 19वां क्वेश्चन आ जाता है। 19वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मुद्रा के प्रमुख कार्य लिखी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुद्रा के कार्य कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वस्तु विनिमय प्रणाली भी आ चुका है क्वेश्चन। ओके, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को क्या दूर करती है। पहले तो हम देख लेते हैं मुद्रा के कार्य। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली वाला क्वेश्चन है तो इसे देखते हैं और उसकी 2 कमी। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है, वह है वस्तु विनिमय प्रणाली। यह वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सीधे एक दूसरे के आदान प्रदान किया जाता था बिना किसी मुद्रा के। वस्तु प्रणाली में ओके, यदि मुझे क्या है चावल की आवश्यकता है तो मैं कहूँगा भाई आपके पास चावल है, आपने कहा है तो मुझे 1 किलो चावल दे दो। ओके, अब उसके बदले मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, आपने कहा शक्कर है, चाहिए मेरे पास शक्कर है, तो आपने शक्कर दे दी, उसने मुझे चावल दे दिए। तो इसमें क्या एक वस्तु एक सेवाओं का या वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया एक दूसरे के बदले। ओके, इसमें मुद्रा का बीच में कोई स्थान नहीं रहता था, तो ये हो जाता वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसकी क्या क्या कमियां थी, क्योंकि कमियां आपको बताना है। तो द्विपक्षीय आवश्यकताओं का मिलन कठिन था। द्विपक्षीय आवश्यकताओं का मिलन कठिन था मतलब कि जैसे मुझे चावल चाहिए तो मैंने आपसे चावल तो ले लिए, लेकिन जो मेरे पास शक्कर है देने को, लेकिन आपको शक्कर चाहिए नहीं, आपको तो गेहूं चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है, तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता था कि एक की तो पूर्ति हो रही लेकिन दूसरे की जो सामने वाले की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। द्विपक्षीय आवश्यकताओं का मिलन क्या कठिन होता था। दोनों पक्षों को एक ही समय पर एक दूसरे की वस्तु चाहिए होती थी, क्योंकि एक ही समय पर चाहिए होती थी, जो कि इतना सहयोग नहीं हो पाता था। मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती थी। वस्तु का मूल्य तय करना मुश्किल होता था क्योंकि कोई समान मापदंड नहीं था। ओके, अगर आपने हमें 1 किलो चावल तो दे दिए, लेकिन हम शक्कर उसके बदले आपको कितने दे, 1 किलो दे, 2 किलो दे, क्योंकि हर वस्तु की कीमत क्या है अलग अलग होती थी। ओके, जैसे अगर पहले कीमत का अगर फिक्स नहीं होती तो मैं कह देता हूँ आप मुझे क्या है 1 किलो सोना दे दूँ, मैं आपको 1 किलो चांदी दे दूंगा, लेकिन अब जानते हैं हम कितना डिफरेंस होता है सोने चांदी में। उसी प्रकार से तो हम मूल्य उस समय क्या है, जब वस्तु विनिमय चलता था, आज से बहुत समय पहले, तो मूल्य निर्धारण की भी कठिनाई होती। तो ये सब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हैं। आगे देख लेते हैं मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य बताना है। फिर
मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कमी है उसे दूर करती है, वो पूछा जा रहा है। तो पहले मुद्रा के दो प्रमुख कार्य होते हैं। मुख्य कार्य क्या होते हैं? दो कार्य, प्राथमिक कार्य दो है, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, उनके बारे में बताया जा रहा है। मुद्रा के प्रधान और प्राथमिक कार्य, मुख्य कार्य मुद्रा के मौलिक कार्य है, इनको मुद्रा आरंभ से ही करनी आई है, मतलब ये ऐसे कार्य है जिनको मुद्रा क्या शुरू से करती आई है। मुद्रा को यह कार्य हर समाज में करने पड़ते हैं। पहला विनिमय का माध्यम, यह मुद्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य द्वारा मुद्रा की वस्तु विनिमय के दौरे सहयोग के अभाव की कठिनाइयों को दूर किया गया है। विनिमय रीति की व्यवस्थित और सरल बना दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है, फिर उस मुद्रा से अपनी क्या है, अपनी आवश्यकताओं की क्या कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। मूल्य का मापन किस प्रकार से? मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का मापन के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय शक्ति के आंकड़े कर रहा है। वस्तु विनिमय के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के अन्य वस्तुओं के मूल्य का मापन भी कठिन कार्य था। अभी हमने तो यहाँ देखा कि मूल्य का निर्धारण भी कठिन कार्य था, लेकिन अब यहाँ से क्या है, मूल्य जब मुद्रा आ गया तो हर वस्तु का जो रेट होता है, मूल्य होता है, वो फिक्स कर दिया गया है। बाकी देखिए हमने मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली कमियों को दूर करनी थी, इन्हीं क्वेश्चन में बता दी, लेकिन फिर भी हम अलग से मेंशन कर देते हैं। द्विपक्षीय आवश्यकताओं की समस्या की समाप्त हो गई। यही सभी समस्या थी द्विपक्षीय को अलग कठिन होना, लेकिन मुद्रा ने क्या इस समस्या को समाधान कर दिया। मुद्रा को किसी भी वस्तु या सेवा के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए आदान प्रदान आसान हो गया। मूल्य निर्धारण सरल हो गया। देखिए मूल्य निर्धारण कठिन था यहाँ, तो जब मुद्रा आई तो मूल्य निर्धारण सरल हो गया। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा के में व्यक्त किया जाता है, जिससे तुलना और लेन देन क्या आसान हो गया है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है हमारे 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, ये 4 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ये हमारे क्या 4 नंबर के यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मांग का नियम क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है मांग का नियम। और फिर अथवा में क्वेश्चन है हासमान उपयोगिता नियम क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। लेकिन हमसे देखते थे मांग का नियम पहले समझ लेते हैं। बिल्कुल मांग का नियम तो सिंपल ही रहता है। मांग का नियम क्या होता है, मांग और कीमत का संबंध, ये हमारा क्या है, मांग का नियम है। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कम कीमत पर वस्तु की मांग अधिक और अधिक कीमत पर वस्तु की मांग क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब मांग का नियम बिल्कुल सिंपल रहता है। मांग और कीमत में क्या होता है, विपरीत संबंध यहाँ पाया जाता है। ऑब्जेक्ट में कई बार आता है मांग और विपरीत में संबंध, मांग और कीमत पर विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किस प्रकार संबंध, अगर किसी वस्तु की क्या कीमत बढ़ रही है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी जो मांग हो जाती है वो घट जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत घट रही है तो जो क्या होती है, मांग होती है वो क्या बढ़ जाती है। तो हम देख रहे हैं क्या है, इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। यही क्या है, आपका मांग का नियम होता है। मांग का नियम केवल इतना ही है, वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। बाकी डिटेल से देखना 4 नंबर का थोड़ा आपको लॉन्ग टाइप का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ प्रोफेसर आपको परिभाषा तो आपने बता दी सिंपल, ओके, लेकिन किसी अर्थशास्त्री के अनुसार बात करें तो प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार दिया हुआ है, तो वो परिभाषा आप देख लीजिएगा। रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना, तो यहाँ रेखा चित्र की सहायता से बताया जा रहा है, ओके, किस प्रकार से दिया हुआ है। तो मांग का नियम बिल्कुल सिंपल दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा रेखा चित्र की सहायता से। हासमान उपयोगिता नियम की बात करें, हासमान उपयोगिता नियम क्या होता है, हासमान सीमांत उपयोगिता हो जाएगा यहाँ पे के नियम अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे क्या है इकाइयों का उपभोग बढ़ता जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है घटती जाएगी। अगर आप इकाइयों का उपभोग बढ़ाते जाएंगे तो सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी। ये है आपका हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। जैसे मान्यता देखें, क्या क्या मान्यता होती है कि वस्तु का उपभोग मानक इकाइयों के में किया जाना चाहिए। जैसे मानक इकाइयाँ होती है, जैसे बात करें 1 गिलास पानी, ओके, अगर हम ले रहे हैं तो पानी की बात करें तो 1 गिलास पानी ले सकते हैं। अब ये नहीं लेंगे कि 1 बूंद पानी लिया, 1 चम्मच पानी दिया, ये होता है। वस्तु का योग क्या होता है, निरंतर होना चाहिए, यानी लगातार ये तभी काम करेगा जैसे वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग हो रहा तो लगातार उपभोग होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं रुक रुक कर उपभोग हो के आज कर लिए कुछ कल कर लेंगे उपभोग, तो वो नहीं चलेगा। लगातार योग होते रहना चाहिए, तब ये काम करेगा। वस्तु की सभी इकाइयाँ क्या समान होनी चाहिए, ओके। यहाँ से हम रोटी का एग्जाम्पल लेके चले, ओके। तो जैसे जैसे आप क्या है रोटी खाते जाएंगे, जो रोटी आप खाते जाएंगे तो जो आपकी संतुष्टि होगा वो क्या, जैसे एक रोटी आप खाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, संतुष्टि जो लेवल होगा आपका, ओके, स्तर होगा वो क्या घटता जाएगा। तो यहाँ हम जैसे बात करें तो अगर आपको ये हासमान उपयोगिता नियम लगा रहे हैं तो जो रोटियां होनी चाहिए समान साइज की होनी चाहिए। इसलिए कोई बहुत बड़ी रोटी दे दी, छोटी रोटी दे दी, समान साइज होनी चाहिए। लगातार आपको खाते रहना चाहिए, तब ये काम सिद्धांत काम करेगा, ओके। ऐसा नहीं आज 2 रोटी खा ली फिर कल खाएंगे तो अलग अलग बदल जाएगा, संतुष्टि लेवल अलग अलग हो जाएगा। तुरंत तुरंत होना चाहिए लगातार, तो ये होना चाहिए, ओके। तो ये बात इस बार से बताई जा रही है। किसी न किसी आप अर्थशास्त्र में क्या है कि डायरेक्ट आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हर आपको टॉपिक के साथ कोशिश करना है एग्जाम्पल के साथ समझें, एग्जाम्पल जोड़ें, तो आपको
अच्छे समझ में आएगा और फिर आप उसी एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रखेंगी। अब यहाँ आपको चित्र की सहायता से समझाना भी है, चित्र बनाना पड़ेगा। तो एक तालिका भी हमने ली है, जैसे मात्रा ले ली 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। इकाइयाँ बढ़ती जा रही तो हमने पहले माना सीमांत उपयुक्तता 10 है, तो कुल उपयुक्तता भी 10 होगी। सीमांत उपयुक्त जब हमारी कुल उपयुक्तता 17 हो गई तो सीमांत उपयुक्तता घट रही है, 7 हो जाएगी। 21 हो रही तो सीमांत उपयुक्तता 4 है, 22 हो रही तो 1 हो रही, 22 हो रही तो 0 हो जाएगी, फिर 20 हो गया तो -2 हो गया। तो देख रहे हैं घटती जा रही है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, चित्र की सहायता से आपको बनाना है तो ये आपका रहेगा। तो यहाँ दी गई तालिका से स्पष्ट, इस तालिका से आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ाई जा रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। उपभोग की मात्रा बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है, और घटते घटते एक समय क्या शून्य हो जाती है, और उसके उपरांत क्या चली जाती है, ऋणात्मक चली जाती है। इससे नीचे के दिए वक्र में दर्शाया जा रहा है, वक्र भी यहाँ दर्शाया, वक्र किस पार से बनेगा, इस पार से। सर सीमांत उपयोगिता सही मात्रा है और ये वक्र आपका रहने वाला है। एक समय आपका नीचे आएगा, 0 पे आएगा, 0 से नीचे ऋण में चलाता जाएगा। तो हमारा हो जाता है कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है ताकि आप क्या तैयार कर सकें। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न क्रमांक 21वां है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है, श्रम सीमांत उत्पाद अनुसूची लिखिए निकालिए। तो ये हमें टेबल भी दी हुई है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। सिंपल आपका दिया हुआ है, सूत्र पता है, आसानी से हम निकाल लेंगे। हमें यहाँ श्रम सीमांत उत्पाद अनुसूची बनानी है या निकालनी है, तो किस प्रकार से हो जाएगी, तो सूत्र हमारा ये रहने वाला है। तो ओके, जहाँ बताया जा रहा है कि कुल उत्पादन है, जहाँ एन हमारा क्या, एन श्रमिकों की श्रमिक हैं। ओके, अब यहाँ से हम तालिका ले लेते हैं। तालिका हमारी ये रहने वाली है, देखिए पहले तो यही लिख दिया है जो श्रम दिया हुआ, टीपी यानी कुल उत्पाद हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमें तो निकालना है सीमांत उत्पाद, सीमांत उत्पाद निकालना है, क्रम से एक एक का निकालते जाते हैं। ओके, क्रम से सीमांत उत्पाद निकालते जाते हैं। 15 में से 0 गया 15, फिर 35 में से 15 गया 20, 50 में से 35 गया 15, 40 में 50 गया, अब 40 में 50 गया तो -10 आएगा, और 48 में 40 गया तो 8 आएगा। तो बस हमारे अनुसूची बन गई। तो सीमांत उत्पाद अनुसूची एमपी क्या है, 15 है, 20 15 -10 8 ये बन जाएगा। सिंपल है आपका। इसमें क्या है फॉर्मूला, मैंने आपको थोड़ा लिखते बनना चाहिए, परफेक्ट। तो इसी बार से अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, श्रम की कुल उत्पाद अनुसूची निकालना, कुल उत्पाद अनुसूची निकालना है। निम्नलिखित तो श्रम सीमांत उत्पाद हमें क्या दिया हुआ है, सीमांत उत्पाद अनुसूची दिया हुआ है, कुल उत्पाद अनुसूची निकालना है। तो कुल उत्पाद निकालना है तो सिंपल क्या रहना, फॉर्मूला आपका ये रहने वाला, योग हो जाएगा, कुल उत्पाद है तो योग हो जाएगा आपका। बस तुम्हें क्या जोड़ते जाना है सीमांत उत्पाद में, 3 + 0 हो जाएगा 3, 3 + 5 8। ओके, इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 15, 15 में से +5 हो गया 20। तो इस प्रकार से आपका निकलता जाएगा, फॉर्मूला आपका ये रहने वाला है। तो इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाता है। आगे देख लेते हैं, तुम्हारा 23 आएगा 24 आएगा, तुम्हारा कुल उत्पाद अनुसूची 3 8 15 20 23 24 हो जाएगा। तो कुछ सिंपल यहाँ रहने वाला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न 22वां आ जाता है। प्रश्न 22वां है, मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है, 4 बिंदुओं में समझाना है। तो मितव्ययिता का विरोधाभास देख लेते हैं। मितव्ययिता का विरोधाभास, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस बढ़ जाती है तो अर्थव्यवस्था में बचत की मूल्य से वृद्धि नहीं होगी, अर्थात इससे या तो बचत में कमी आएगी या अपरिवर्तित रहेगी। इसे हम क्या कहते हैं, मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। और वो दिया हुआ है मितव्ययिता का विरोधाभास। पॉइंट में समझाना तो पहले, अब शॉर्ट में पॉइंट दिए, 4 पॉइंट में पहले परिभाषा यहाँ बता दिए। मितव्ययिता का विरोधाभास वह स्थिति है जब व्यक्तिगत स्तर पर बचत बढ़ाना सही माना जाता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इससे आय और उत्पादन का घट जाता है। कारण दिया हुआ, ऐसा क्यों करते हैं, तो यदि सभी व्यक्ति एक साथ अधिक बचत करने लगेंगे, खर्च कम कर देंगे तो मांग घटती है, जिससे व्यापारों की बिक्री और लाभ भी क्या घट जाता है। परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि मांग घटने के कारण उत्पादन और रोजगार में कमी आ जाएगी, कुल आय घटने के कारण बचत का वास्तविक लाभ भी कम हो जाता है। निष्कर्ष से निकला कि व्यक्तिगत रूप से बचत लाभकारी है, मतलब कोई व्यक्ति अगर पैसे बचा रहा है तो उसके लिए लाभकारी है, लेकिन हम ओवरऑल देखें सामूहिक रूप से ये बाजार के लिए हानिकारक। सामूहिक रूप से अधिक बचत अर्थव्यवस्था में क्या मंदी डाल सकती है। इन पॉइंटों के माध्यम से परिभाषा, उसके कारण, परिणाम, निष्कर्ष के कारण के पॉइंटों से मितव्ययिता के विरोधाभास को समझाया गया है। आगे नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, गुणन क्या है, गुणन की क्रियाशीलता को 4 बिंदुओं को समझाइए। पहले गुणन पूछा जा रहा है हमारा। तो गुणन वह आर्थिक सिद्धांत है जो बताता है कि कुल आय में परिवर्तन प्रारंभिक निवेश या व्यय के परिवर्तन से कई गुना होता है, अर्थात किसी प्रारंभिक खर्च या निवेश का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव गुणन पर बढ़ जाता है। हमें क्या बताना है, गुणन की क्रियाशीलता के बिंदु के 4 बिंदु में समझाना है। तो कि प्रारंभिक निवेश पर प्रभाव, आय और व्यय का श्रृंखला पर प्रभाव, कुल आय में वृद्धि, इन पॉइंटों के माध्यम से गुणन को समझाया जा रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है राशि का आकार गुणन पर निर्भर। तो ये आपके दिए हैं गुणन की क्रियाशीलता के 4 बिंदु पर समझाया गया है। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरी विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके दिए अंतर है। ओके, अब इसका तालिका आपको बना लेना है। ये आपका दिया है व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिए। क्रम से आपका दिया हुआ है। उसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग साडी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप क्या है, अगर बैच ज्वाइन किए होंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या फ़ायदा होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, आर्ट के स्टूडेंट है तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपको मटेरियल मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी रहेगा। इसके साथ ही आपको पूरा PDF मटेरियल आपको दिया जाएगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्यूशन के रहेगा। मतलब प्रॉपर आप जैसे मटेरियल मिल जाएगा तो आसानी से आप क्या तैयारी कर पाएंगे। तो ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी अलग से आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी, हिंदी बस की या इंग्लिश बस की, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उसका अलग से भी आप कोर्स ले सकते हैं। तो व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर बताना है। केवल मालों के आयात निर्यात को ध्यान में रखता है व्यापार संतुलन। अदायगी संतुलन में माल, सेवा, पूंजी, वित्तीय लेन देन सभी को शामिल करता है। व्यापार संतुलन केवल मूलभूत आय और निर्यात दिखाता है, जबकि अदायगी संतुलन में संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय लेन देन का लेखा जोखा होता है। व्यापार संतुलन साधारण सकल या शुद्ध माल पर आधारित है। अदायगी संतुलन में वित्तीय और पूंजी खाता भी शामिल होता है। व्यापार संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का एक सीमित संकेत है। अदायगी संतुलन देश की संपूर्ण विदेशी लेन देन की स्थिति बताता है। इसके अथवा में दोस्तों आपको तीसरी विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो इसे देख लेते हैं। लेकिन तीसरी विनिमय जो दर होता है उसमें मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, जबकि स्थिर विनिमय दर में मुद्रा का मूल्य सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है। विनिमय दर समय समय पर बदलती रहती है। किसमें? तीसरी विनिमय दर में। स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर लंबे समय तक स्थिर रहती है। नाम इसलिए नाम तो पड़ा है तीसरी यानी परिवर्तित होता है। तो विनिमय दर क्या है, वो समय समय पर बदल रही है, इसलिए तीसरी विनिमय दर। और जो स्थिर विनिमय दर में क्या है, विनिमय है दर लंबे समय तक स्थिर, इसलिए स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में स्वतंत्र उतार चढ़ाव होता रहता है। विदेशी मुद्रा की कीमत स्थिर रखने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। अब तीसरी विनिमय दर में व्यापार और पूंजी का प्रवाह के अनुसार मुद्रा मूल्य अपने आप समायोजित होता है, जबकि मुद्रा का मूल्य सरकार नियंत्रण के कारण बाजार की परिस्थितियों से स्वतंत्र रहता है। तो ये आपका दिया है तीसरी विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर में अंतर। तो इसे भी आपको तैयार करना इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन थे प्रश्न पहले से लेकर प्रश्न 23 में तक और अथवा शायद सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया है। तैयार कर लीजिएगा। PDF वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। वहाँ की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट तो कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, आर्ट के स्टूडेंट तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उसे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।